नमस्कार। 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी की इस अनोखी चुनाव प्रचार सभा में पधारे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अनोखी सभा में अत्याधुनिक 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज 5 राज्यों में लगभग 110 से भी अधिक स्थलों पर लाखों देशवासियों से मोदी जी जुड़ेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। विश्व के लोकतांत्रिक देशों के चुनाव प्रचार इतिहास में ये 3D चुनाव प्रचार का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मोदी जी आपके पास हैं, आपके साथ हैं, प्रत्यक्ष हैं, ऐसा एहसास आपको होगा। मोदी जी ने इन दिनों देश भर में भ्रमण कर कई भारत विजय रैलियों में करोड़ों लोगों को संबोधित किया, किंतु जहां दूर दराज के इलाकों में वे नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां उन्होंने ये 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी का माध्यम अपनाया है, सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ने के लिए। यही तो निरालापन है मोदी जी के नेतृत्व का, उनकी कार्यशैली का। एक बार जो सोच लिया वो कर दिखाते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। हर देशवासी से जुड़ने का नेक इरादा पक्का था तो मोदी जी ने 3D टेक्नोलॉजी का उत्तम उपयोग कर इसे आपसे जुड़ने का माध्यम बनाया। टेक्नोलॉजी का इतना उम्दा उपयोग मोदी जी ही सोच सकते हैं और उनकी सोच से प्रेरित आज कई लोग दिन रात एक कर इस 3D टेक्नोलॉजी को आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा सोचिए, आपसे जुड़ने के लिए जो ये बेमिसाल तकनीक ढूंढ ले, उन्होंने आपके विकास के लिए कितना कुछ नया सोच रखा होगा। जनसंपर्क, जन शिक्षण, प्रचार व सुशासन में मोदी जी के टेक्नोलॉजी के उत्तम महत्तम उपयोग के चर्चे चारों ओर है। वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग और बहुत ही सफल ऐसी चाय पे चर्चा इस बात का प्रमाण है। तो आइए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। आंखों में स्वप्न है और दिल में विश्वास, भारत के विकास मात्र की जिनको है प्यास। नहीं कोई ताकत जो अब इनकी रोके उड़ान, निश्चय कर चुका है देश, इन्हीं को सौंपेंगे सुकान। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी, जो सुशासन से सुराज्य लाकर 21वीं सदी में फिर एक बार भारत को विश्व गुरु के रूप में देखने के लिए संकल्पबद्ध हैं। सुशासन के लिए तड़पती नई पीढ़ी, जिनके लिए मात्र वोटर नहीं बल्कि वो पावर है जो उनके सपने का स्किल्ड भारत का निर्माण कर विश्व में देश की साफ छवि प्रस्थापित करेगा। जो पत्थर में लकीर बनाकर विपरीत परिस्थितियों और अवरोधों से उठकर अपने फौलादी इरादों को साकार करने का मादा रखते हैं। जो वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें आपके भाषण के लिए। देश के बहुत कम राज्यों में अब करीब 105 सीटों पर चुनाव बाकी है और आज मैं करीब 110 से अधिक स्थानों पर इन 7 राज्यों में 3D के माध्यम से
आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैं अभी अभी मां गंगा की गोद से इलाहाबाद से यहां पहुंचा हूं। मुझे पहुंचने में विलंब हुआ, आप लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा और मैंने आकर के देखा वो मंडी वाले तो इतने नाच रहे हैं, इतने नाच रहे हैं। मैं देख रहा था कि मंडी का कोई जोश बड़ा तेज तर्रार दिख रहा था। आज मैं अभी अभी पहुंचा हूं। आज केदारनाथ के दर्शन का कबाड़ खुल चुका है और जब भगवान केदारनाथ के आज दर्शन का पल आया है तो स्वाभाविक है कि 1 साल पहले जो भयंकर हादसा हुआ, अनेक भक्तों ने अपना जीवन खो दिया, आज फिर केदारनाथ की कृपा हमारे देश को संकटों से बचाएं, आपत्तियों से बचाएं। और मैं कल बद्रीनाथ जी के कबाड़ खुलेंगे। केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी को यहीं से आज मैं प्रणाम कर रहा हूं और भारत को हमेशा हमेशा आपत्तियों से परमात्मा मुक्त रखे। आज एक बड़ा गंभीर रेल अकस्मात भी हुआ है, काफी लोग मरे हैं, घायल हुए हैं। मैं इन सभी मृतात्माओं के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके परिवारजनों को इस भयंकर आपत्ति में ईश्वर शक्ति दे। भाइयों बहनों, चुनाव अपने आखिरी दौर में है। मैं आज पश्चिम बंगाल में था, उत्तर प्रदेश में था और मैं देख रहा हूं कि इतना लंबा चुनाव होने के बाद भी लोगों का हौसला कम नहीं हो रहा है। क्या मिजाज था लोगों का, क्या उत्साह था, क्या उमंग था, साफ साफ नजर आ रहा है। देश की जनता अभूतपूर्व निर्णय करने वाली है। दिनों दिन मैं जनता के बीच जाकर के देखता हूं, उससे भी मेरा विश्वास पक्का हो रहा है। और कांग्रेस के नेताओं की भाषा, कांग्रेस के नेताओं के हथकंडे, कांग्रेस के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज, इस सब से भी पता चलता है कि मरता क्या न करता। आज मैं देख रहा हूं चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 2 मुख्य प्रचारक, मां और बेटा, मुझे गोल गोल तो गालियां बहुत देते थे, झूठी बातें, अपप्रचार बहुत किया उन्होंने, लेकिन जनता के गले उतरा नहीं। अब वो इतने थक गए कि पिछले 5-6 दिन से मेरा नाम दे करके उनको चुनाव के मैदान में बोलने की नौबत आई है। मोदी का नाम दे करके उनको, हो सकता है देश भर में मोदी मोदी चल रहा है, तब उनके लिए भी मोदी मोदी करना जरूरी हो गया होगा। लेकिन मैडम सोनिया जी ने 2 बातें कही है, पहले जरा मैं उसकी चर्चा कर लूं। मैडम सोनिया जी ने कहा है कि मोदी कहते हैं दिल मांगे मोर, और ये मोदी है जो मांग रहे हैं। मैडम सोनिया जी, आपकी बात सही है, हम मांग रहे हैं क्योंकि हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। मांगे बिना हमारा मांगना ही लिखा है, और इसलिए आपकी सही बात है, हम मांग रहे हैं। लेकिन हमें इस बात का गर्व है
कि हम मांगते जरूर हैं लेकिन लूटते नहीं है, और जो लूटते हैं उन्हें कहां कभी मांगने की जरूरत पड़ती है। जिन्होंने लूट लूट करके बहुत कुछ इकट्ठा किया है उनको मांगना नहीं पड़ता है, मुझ जैसे गरीब को मांगना पड़ता है। और मुझे लूटने के बजाय मांगना ज्यादा अच्छा लगता है। न किसी का हक छीनना मुझे अच्छा लगता है, न किसी का अधिकार छीनना अच्छा लगता है, न किसी संपत्ति को बटोरना मुझे अच्छा लगता है। और इसलिए आपके लिए मांगना ये बुरी बात हो सकती है, मेरे लिए लूटना बुरी बात है। लूटने के बजाय मांगना बुरी बात नहीं है। और इसलिए ये दिल मांगे मोर। मैडम सोनिया जी, आज आप मेरी भाषा में कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मैंने सुना। आप कह रही हो ऐसा लगता है मोदी जी को तो सिंहासन मिल गया है। आपने कहीं ये भी कह दिया मोदी जी तो पीएम बन गए हैं। मैडम सोनिया जी, आपके मुंह में घी शक्कर, करो मजा, आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन आपने जो सिंहासन वाली बात बताई है ना, लोकतंत्र में सिंहासन नहीं हुआ करते हैं। लोकतंत्र में तो संविधान हुआ करता है, लोकतंत्र में शपथ हुआ करते हैं, लोकतंत्र में संकल्प हुआ करते हैं, और लोकतंत्र में मालिक 125 करोड़ देशवासी होते हैं। सिंहासन तो शाहजादों के लिए होता है, और इसलिए शाहजादे की मां को तो सिंहासन शब्द याद आना बड़ा स्वाभाविक है। आपकी सोच प्रकट हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। देश भी हिसाब लगाएगा कि ऊंची इमारतों में रहने वाले, बड़े बड़े आशियानों में जीने वाले, ढेर सारे प्रधानमंत्रियों को जन्म देने वाले एक तरफ नामदार है और दूसरी तरफ चाय बेचने वाला गरीब मां बाप का बेटा एक कामदार है। यह मुकाबला बड़ा गजब का है। देश और दुनिया यही तो देख रही है कि एक तरफ इतना बड़ा घराना है, इतना बड़ा आशियाना है, इतनी बड़ी विरासत है, और दूसरी तरफ एक छोटा सा गरीब परिवार का बच्चा आज पूरी सल्तनत को ललकार रहा है। और दुनिया को इस बात की चर्चा करनी पड़ेगी, मुद्दा मोदी नहीं है, मुद्दा भारत के लोकतंत्र की ताकत है। भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति में लोकतंत्र के प्रति क्या प्रतिबद्धता है, क्या कमिटमेंट है, ये चुनाव इस बात को उजागर करेगा। और इसलिए आपका पसीना छूट रहा है, मुझे समझ आ रहा है। और 12-14 साल से क्या आपने कोई एजेंसी बाकी रखी है मोदी को मारने के लिए? कभी ये केस में फंसाओ, कभी उस केस में फंसाओ, क्या नहीं किया है? सारे रास्ते आप अपना चुके हो। आपकी सरकार का अधिकतम समय मोदी को फंसाने में गया है, लेकिन आपके हाथ कुछ लगा नहीं। क्यों? कितने दिन ये करते रहोगे? अब विदाई की तैयारी कीजिए। मां बेटे की सरकार को अब विदाई की तैयारी करनी चाहिए। लोकतंत्र की गरिमा के साथ जाइए ना। इस प्रकार से क्यों जा रहे हो? भाइयों बहनों, मैं आज पश्चिम बंगाल में था। मैंने वहां जो दृश्य देखा है,
और वो दृश्य देखने के बाद मुझे पता चला कि दीदी मेरे पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है, क्योंकि जनता कल जो दीदी दीदी बोलता तो आज मोदी मोदी बोल रहा है। तो दीदी को जो पश्चिम बंगाल में परेशानी हो रही है। भाइयों बहनों, आप तय करिए, आप अपने राज्य की ओर नजर कीजिए। आपके राज्य की हालत क्यों हुई, आप बताइए। इस इलाके में, हिंदुस्तान के भूभाग में अभी जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां पर हैंडलूम का काम हिंदुस्तान में सर्वाधिक होता है। हमारे बुनकर का व्यवसाय ये सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है इलाके का। 10 साल से मां बेटे की सरकार चल रही है। बिहार में जेडीयू की सरकार चल रही है, कभी लालू जी की चलती थी। यूपी में बाप बेटे की सरकार चल रही है, चाचा भतीजों का कारोबार चल रहा है, और कभी बहन जी की सरकार चलती थी। आंध्र के अंदर दिल्ली और आंध्र के बीच स्पर्धा चल रही थी कि ज्यादा भ्रष्टाचार आंध्र करे कि उससे ज्यादा भ्रष्टाचार दिल्ली करे, और खजाना लूटने में लगे थे। इन सभी राज्यों के हाल देखिए। आप सोचिए मेरे भाइयों बहनों, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, बंगाल में लेफ्ट हो या टीएमसी हो या कांग्रेस हो, आप सोचिए आपको क्या दिया इन लोगों ने। इन सारी प्रादेशिक पार्टियां कुछ जगह पे अच्छा काम करके दिखाया है, आपके यहां क्यों नहीं हुआ? आपके इन राज्यों में बर्बादी क्यों आई? क्योंकि ये सिवाय वोट बैंक की राजनीति कुछ नहीं किया है। जातियों के जोड़ तोड़, यही कारोबार, और जातियों की जोड़ तोड़ में भी किसी जाति का भला नहीं किया, उस जाति का एक ठेकेदार तैयार कर दिया, वो ठेकेदार को जाति हवाले कर दी, और ठेकेदार नया नवाब बनकर के मौज कर रहा है। वो जाति भी पीस रही है, किसी का भला नहीं हुआ। संप्रदाय का भी यही किया उन्होंने। भाइयों बहनों, देश को जातिवादी राजनीति से कुर्सी तो मिल सकती है, आपके चेहरे पर खुशी नहीं आ सकती है। वंशवाद से एक परिवार तो पल सकता है, बढ़ सकता है, बाप बेटा भाई भतीजा बहू बेटियां सब मौज कर सकती हैं, आपका क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, ये जातिवाद का जहर, ये संप्रदायवाद की आग, ये भाई भतीजावाद, ये वंशवाद, ये सारे लोकतंत्र के तो दुश्मन है, आपके अपने दुश्मन है। आपके भविष्य पर अगर सबसे बड़ा कोई संकट मंडरा रहा है तो ये ओछी राजनीति मंडरा रही है। मैं आग्रह से कहता हूं भाइयों बहनों, एक बार ये घिसी पीटी राजनीति से बाहर निकलो। आओ मेरे साथ, विकास की राजनीति करने के लिए आओ। बदलाव की राजनीति चाहिए, बदले की राजनीति नहीं चाहिए। होता क्या है, टीएमसी आई तो बदले की राजनीति लेफ्ट के साथ कर रही है, लेफ्ट आई तो बदले की राजनीति टीएमसी से कर रही है, सपा आया तो सपा बदले की राजनीति बसपा से करता है, बसपा आया बदले की राजनीति सपा से कर रहा है। ये बदले की राजनीति में जनता पीस रही है। मैं बदले की राजनीति नहीं, बदलाव की राजनीति को लेकर के आया हूं। हमें बदलाव चाहिए। 45 लाख बुनकर इस इलाके में है जहां आज मैं सभा कर रहा हूं। इन 105 सभाएं मेरी जो हो रही है
वहां 45 लाख बुनकर, ये छोटी बात नहीं है। 3 करोड़ लोग, परिवारों की चिंता, और उनके कारण रोजी रोटी पर नभने वाले 10-12 करोड़ नागरिकों की चिंता। सारा व्यवसाय खत्म हो गया। क्या समय की मांग रहते बुनकरों को सस्ता माल मिले, उनके जो बुनकरी का काम है उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो, मशीन से चलने वाली चीजें मिले, उनको पावर सप्लाई हो, नई डिजाइनें हो, ब्रांडिंग हो, पैकेजिंग हो, मार्केटिंग हो। क्या दुनिया में मेरा बुनकर जो चीजें पैदा करता है, क्या दुनिया में उसे कोई लेने वाला नहीं है क्या? आज तो जमाना बदल चुका है। आज लोग केमिकल से बनी, मिलों से बनी चीजें पसंद नहीं करते हैं। आज एक ऐसा मूड आया है दुनिया में, हेल्थ की कॉन्शियसनेस के कारण, आरोग्य से जो जागरूक लोग हैं वो ये हाथ से बनी चीजें पसंद करते हैं। खाना भी ऑर्गेनिक खाना पसंद करते हैं। ये केमिकल से, खाद्य से बनी चीजें आज दुनिया में उसका कम हो रहा है। क्यों क्यों अगर इतना बड़ा अवसर है, और मैं जरा ये मां बेटे की सरकार को पूछना चाहता हूं, आप हर बार चुनाव आता है पैकेज देते जाते हो, क्या किया आपने? क्या आपने बुनकरों के लिए 6,000 करोड़ का पैकेज दिया था? जरा जवाब दो, कहां गए वो पैसे? किसकी जेब में गए? कौन ये लंबे लंबे कुर्ते पहन करके घूम रहे हैं? क्यों बुनकर के जेब में कुछ नहीं गया? क्या ये बहुत बड़ा घोटाला नहीं है? अब तो समय की मांग है कि हर बार चुनाव के पहले पैकेज देने वालों को ही पैक करके रवाना कर दो। इन्होंने पैकेज लिए अपना जेब भरने के लिए, यही उन्होंने काम किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये आपको गुमराह करने वाला, आपको आंख में धूल झोंकने वाला जो कारोबार चला है, मैडम आप बताइए सोनिया जी, इस उद्योग बुनकर के काम में लगे हुए जो कामदार थे पिछले 10 साल में, और आप ही की सरकार का रिकॉर्ड कहता है पिछले 10 साल में 6 लाख बुनकर इस क्षेत्र में काम करना बंद हो गए। 6 लाख बेरोजगार, यानी 6 लाख परिवार बेरोजगार हो गए। मां बेटे की सरकार को कोई चिंता ही नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। क्या मोदी को गाली देने से उन 6 लाख परिवारों का पेट भर जाएगा क्या? मोदी को ताने मारने से उन 6 लाख परिवारों की जिंदगी वापस आएगी क्या? क्या कर रहे हो आप? अरे जवाब तो दो। भाइयों बहनों, पूरा चुनाव बीतने को आया, क्या इस देश में महंगाई की चिंता कांग्रेस को है क्या? सपा को है क्या? बसपा को है क्या? दीदी को है क्या? बंगाल में लेफ्ट वालों को है क्या? नहीं बोल रहे हैं। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि दिल्ली में सारे एक ही थाली में खाना खाते हैं, सबका मालिक एक, सब सपा बसपा का कांग्रेस, तीनों का मालिक एक दिल्ली में बैठा है। ये एक ही थाली में खाते हैं। ये कलकत्ते में तू मैं करते हैं लेफ्ट के साथ, लेकिन दिल्ली में यूपीए 1 में कांग्रेस के साथ लेफ्ट भी था, कांग्रेस के साथ टीएमसी दीदी भी थी। क्यों भाई, क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हो? कलकत्ते में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती, लखनऊ में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती। ये जो टीवी पे आता है ना WWF वाला, कुश्ती करते हैं लोग, ये नूरा कश्ती का खेल है। देश की जनता को गुमराह करने वाला खेल है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, ये वो इलाका जो कभी बाढ़ के कारण मरे, कभी सूखे के कारण मरे, किसान मरे। मेरे भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही
क्रांतिकारी विचार, क्रांतिकारी योजनाएं लाए हम हमारे बुनकरों की जिंदगी को तबाह नहीं होने देना चाहते हैं। हम उनके भविष्य को बनाना चाहते हैं और इसलिए हैंडलूम के सेक्टर को, हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर को, और जो इस इलाके में बहुत है, उनके लिए और सस्टेन करने वाली व्यवस्था। ऐसा नहीं कि चुनाव आया तो कुछ इधर उधर कर दो और चले जाओ, नहीं। आप अपने पैरों पर खड़े होकर के दुनिया के बाजार में अपनी ताकत दिखा सको, ये काम हम करने वाले हैं। अब करके देखिए, हो सकता है, सब हो सकता है। हमारे यहाँ कच्छ के अंदर छोटे छोटे बुनकर है बेचारे, पहले तो कच्छ में कोई जाता ही नहीं था। वो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें पेंट करते थे, लेकिन मार्केट नहीं था। हमने रण को टूरिज्म का सेंटर बना दिया और देश दुनिया के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, और कच्छ के मेरे बुनकरों को उनका हैंडीक्राफ्ट बेचने के लिए बाजार बना के दे दिया। भाइयों बहनों, एक रणोत्सव जब होता है, एक 3-4 करोड़ रुपए का माल ये मेरा बुनकरों का बिक जाता है। जो उसका 10 साल में नहीं बिकता था, वो आज 1 साल में बिक जाता है। हो सकता है सब कुछ, करने का इरादा चाहिए, इनका नहीं है। भाइयों बहनों, मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं, मैं जानता हूं गरीबी जिंदगी में कितनी कठिनाई करती है, और मैं नहीं चाहता हूं मेरे देश का कोई गरीब अब कठिनाइयों से जिए। मैं गरीबों को अवसर देना चाहता हूं, मैं गरीबों को मौका देना चाहता हूं, मैं गरीबों को उंगली पकड़ करके गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये हिंदू मुस्लिम दिन रात करते रहते हैं, और करते क्या रहे? यही की राजनीति। हिंदू को मुसलमान के खिलाफ भड़काओ, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ भड़काओ। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे गुजरात में पतंग का व्यवसाय ज्यादातर मुसलमान भाइयों के हाथ में, यानी 99%, 1% भी शायद किसी और के पास होगा। और पतंग तो आप जानते हैं कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। बेचारे झुग्गी झोपड़ी में गरीब मुसलमान रहते हैं, पतंग बनाते रहते हैं और पतंग के सीजन में पतंग बेचते रहते हैं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना तो मैंने इस पतंग उद्योग का स्टडी करवाया और उसको खर्चा कम हो उसके लिए नई नई योजनाएं बनाई। बाद में मैंने पतंग बनाने वाले गरीब परिवारों का 1 दिन का बड़ा वर्कशॉप किया, खुद भी मैं बैठा, उनको मैंने पढ़ाया कि देखिए आप पतंग बनाते हैं, उसके बजाय इस तरह से बनाओ, आपकी मेहनत बच जाएगी, खर्चा बच जाएगा, ज्यादा पतंग बनेंगे, आपकी आय बढ़ेगी। फिर एडवर्टाइजिंग कंपनी को बुलाया, हमने कहा पतंग के ऊपर एडवर्टाइजिंग कैसे होता है, जरा उसका शुरू करो। हमने पतंग के जो डंडी होती है बांस की, वो हम आसाम से लाते थे, हमने कहा उसको गुजरात में कैसे कर सकते, देखो धीरे धीरे उनका खर्चा कम किया। और भाइयों बहनों, आज स्थिति क्या है मालूम है? जब मैंने मुख्यमंत्री बना तो मेरे यहाँ ये गरीब मुसलमान का पतंग का कुल कारोबार मुश्किल से 30-35 करोड़ रुपए का था। आज 6-7 साल की मेहनत से वो कारोबार 700 करोड़ का हो गया। वही गरीब लोग पतंग बनाते थे, वही पतंग में आज आगे निकल गए। अगर पतंग जैसी चीज में जान भरी जा सकती है, पतंग की तरह इंसान के सपने भी नई ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं। पतंग की तरह आशा की उड़ान वो भी भर सकता है। ये काम हमने करके दिखाया है, और इसलिए मुझ पर विश्वास कीजिए भाइयों, हर छोटी चीज में आगे बढ़ने की संभावना पड़ी है, और ये काम मुझे आपके लिए करना है। भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, अब 7 तारीख को मतदान है, 12 तारीख को मतदान है। हमारी आशा थी कि इलेक्शन कमीशन दबंगों को दबा करके, सिक्योरिटी की ताकत लगा करके कहीं रिगिंग नहीं होने देगा, लेकिन शिकायतें बहुत आई। इलेक्शन कमीशन मान नहीं रहा है, क्योंकि उनको अपनी प्रतिष्ठा पर दांव लग जाता है। मुद्दा प्रतिष्ठा का नहीं है, मुद्दा मतदाताओं के अधिकार का है। मतदाताओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और मैंने आज सार्वजनिक रूप से इलेक्शन कमीशन को आग्रह किया है कि अब देश में कहीं चुनाव नहीं है
सिर्फ 100 सीटों पर चुनाव है। आप सारे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस और लगाइए, सामान्य मानवीय को विश्वास बढ़े सो करिए। इसको आप प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए। मोदी जी ने कहा इसलिए हम नहीं करेंगे, ऐसा कृपा करके मत करो। लोकतंत्र में एम्पायर के नाते हर एक मतदाता के संरक्षण की जिम्मेवारी आपकी है, उसके अधिकारों की रक्षा करना जिम्मेवारी आपकी है। और मैं आशा करता हूं कि 7 और 12 के चुनाव में आप जरूर ये करके दिखाओगे। देश इस बात का इंतजार कर रहा है। भाइयों बहनों, मैं देख रहा हूं चारों तरफ, इधर मुझे यूपी का रानीगंज दिख रहा है, बड़े जुस्साह से भरे हुए लोग मुझे दिख रहे हैं। उधर मुझे उत्तराखंड का औरंगाबाद दिखाई दे रहा है। जरा भारत मां की जय बोल करके जरा ललकारिए, मुझे भी सुनाई दे कहां बैठे हो आप लोग। इधर बिहार में बारूराज भी दिखता है मुझे, वहां भी बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ दिखाई दे रही है। ये हिमाचल के मंडी वाले तो बड़े जोश में दिखते हैं पहले दिन से। जरा भारत माता की जय बुला करके जरा मुझे हौसला बुलंद कीजिए, क्या दम है आपके। वाह। ये भीमावरम में भी, अभी तो मैं भीमावरम आया था, शायद किसी और गांव में सभा चलती होगी लगता है। ये सोनपुर में लग रहा है, बिहार में बहुत बड़ी मात्रा में माताएं बहनें भी दिखाई रही हैं। भाइयों बहनों, टेक्नोलॉजी की सभा में भी इतनी बड़ी भारी भीड़, गजब का माहौल दिख रहा है मुझे। सारे लोग हाथ ऊपर करके भारत मां की जय जयकार कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज देश को मजबूत सरकार की जरूरत है। ढीली ढाली सरकार से देश नहीं चलेगा। और कांग्रेस पार्टी, अभी तो चुनाव पूरे नहीं हुए, नतीजे आए नहीं और खेल खेलना शुरू कर दिया है। अभी वो देश में मजबूत सरकार न बने उसका खेल चल रहा है, थर्ड फ्रंट के पीछे लगे हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने थर्ड फ्रंट की बात कहां शुरू की? जहां कांग्रेस पार्टी का कहीं स्टेक नहीं है। अब जहां चुनाव बाकी है वहां कांग्रेस 7वें 8वें नंबर पर खड़ी है, और इसलिए थर्ड फ्रंट के नाम पर रसगुल्ले बांटना शुरू कर दिया है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी, उसका काम, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी का काम था कि भले हम हारे तो हारे, लेकिन देश को मजबूत सरकार मिलनी चाहिए। उसके बजाय हम तो मरे सनम लेकिन तुमको भी ले डूबे, ये जो कांग्रेस का खेल चल रहा है, इसको कभी सफल मत होने देना। सवाल कौन प्रधानमंत्री बने कौन न बने, सरकार किसकी बने किसकी न बने, ये महत्व का विषय नहीं है। देश को मजबूत सरकार मिले, ये महत्व का विषय है। देश अस्थिरता के कारण पिछले कितने सालों से परेशान है। हमारे देश की दो पीढ़ियां तो बर्बाद हो चुकी। क्या 18 से 28 की नई पीढ़ी को और बर्बाद होने देना है? 21वीं सदी हिंदुस्तान का सपना देख रहे थे, 21वीं सदी हमें अपने देश में ही नजर नहीं आ रही है। क्या हमें ऐसे डूबते जाना है क्या? मेरे 18 से 28 के नौजवान, जीवन का एक ही मंत्र बना लो, देश को जातिवाद का जहर नहीं चाहिए, देश को विकास चाहिए। देश को भाई भतीजावाद नहीं चाहिए, देश को विकास चाहिए। देश को अपना पराया नहीं चाहिए, देश को विकास चाहिए। वर्ण व्यवस्था के नाम पर देश को तोड़ने का प्रयास नहीं, देश को जोड़ने करके विकास का रास्ता चाहिए। विकास का रास्ता ही है जो मेरी और आपकी सबकी भलाई करेगा। आप मुझे बताइए, विकास के बिना कोई चारा है क्या? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। हमने कहा है अब समर्थन मूल्य ये हमारी प्राथमिकता होगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाई है।
किसान को जो लागत आती है, बीज की खर्चा, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, ये सारा जोड़ दिया जाएगा। उसके ऊपर 50% प्रॉफिट लगाया जाएगा, मुनाफा, और जो रकम बनेगी वो समर्थन मूल्य माना जाएगा। सरकार उस समर्थन मूल्य से खरीदेगी ताकि किसान को कोई लूट ना पाए, किसान बर्बाद ना हो। क्यों ये पहले नहीं हो सकता था? उनको करना नहीं था, उनको तो ऐसे करना था कि आप मरो, उनकी सरकार चलती रहे। हमने एक और सपना देखा है, हम हर खेत को पानी पहुंचाना चाहते हैं, और इसलिए हमने कहा है हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाएंगे। जैसे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई थी, वैसे हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाएंगे, ताकि ये जो पानी का प्रबंधन है, किसानों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पानी का, उसके लिए सरकार की तिजोरी लगा देंगे। और अगर मेरा विश्वास है, हिंदुस्तान के किसान के पास अगर पानी पहुंच गया ना, तो मिट्टी में से सोना बना देगा और देश समृद्धि की ओर चल पड़ेगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि 7 तारीख को भारी मतदान कीजिए, 12 तारीख को भारी मतदान कीजिए। गर्मी कितनी ही क्यों न हो, आपके दिमाग में कमल होगा, आपकी जुबान पे कमल होगा, आपके दिल में कमल होगा। लेकिन मतदान के दिवस पोलिंग बूथ में जाकर के कमल को उंगली पे उतारना पड़ता है, कमल पे बटन दबाना पड़ता है, और तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली में मजबूत सरकार बनेगी। आपको मैं कहता हूं, आप मुझे मजबूत सरकार दीजिए, मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा। ये मेरा वादा है आपको, और मैं पूरा करके रहूंगा। और इसलिए मेरे देशवासियों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं। कल फिर मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूं, कई स्थानों पर जाने वाला हूं। हमारे अमेठी के कार्यकर्ताओं के प्यार के कारण और उनका जोम और जुस्सा देख करके कल मैं अमेठी भी जा रहा हूं। भाइयों बहनों, इस बार के चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि जनता अब सहने को तैयार नहीं है। कोई जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड न माने। इस बार जनता का मिजाज बदल चुका है, जनता बड़ों बड़ों को छोड़ने वाली नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, विकास के लिए वोट दीजिए, मजबूत सरकार बनाने के लिए वोट दीजिए, आपका खुद का भविष्य बनाने के लिए वोट दीजिए, संकटों से बाहर आने के लिए वोट दीजिए, मां बेटियों की सलामती के लिए वोट दीजिए, देश की रक्षा करने वाले जवानों की चिंता करने के लिए वोट दीजिए, आतंकवाद माओवाद से मुक्ति के लिए वोट दीजिए, नौजवान को रोजगार का अवसर मिले इसके लिए वोट दीजिए, किसानों को खेत में पानी मिले, किसानों को अपनी पैदावार का पैसा मिले, इसके लिए वोट कीजिए। भाइयों बहनों, समाज के सबकी भलाई के लिए वोट कीजिए। आपका वोट सिर्फ आपका नहीं, देश का भला करेगा। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मुझे आशीर्वाद दिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भारत माता की, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धि और विकास का जिनका अपना एक सफल ट्रैक रिकॉर्ड है, 125 करोड़ भारतीयों की आशा, अपेक्षा और सकारात्मकता के जो प्रतीक बन चुके हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी आपसे आज 3D होलोग्राम तकनीक से बड़े सहज रूप से सीधे दिल से जुड़े। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आपके उत्साहपूर्ण आवकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं